नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस बीसीएस एकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। चलो हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम काम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सेंटर स्टेट की जो रिलेशन है वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं इंडिया में, ये आपसे पूछा गया। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उससे रिलेट होते हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग है वो उसके लिए उससे रिलेट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है, या द डोमिनेंस ऑफ द ऑफ डिजायर टू डिटेक्ट। तो इसमें से जो चारों ऑप्शंस आपके दिए हैं ये चारों करेक्ट है। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इन चारों की पॉइंट्स पर, ये जो चारों पॉइंट दिए हैं इनमें डिपेंड करते हैं या इन्फ्लुएंस, ये पॉइंट इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला क्वेश्चन, द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट हैज बीन डिस्कस्ड अंडर। जो फाइनेंशियल मैटर है यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, वो किस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। तो आर्टिकल क्या है, 268 टू 281। आर्टिकल 268 टू 281 ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया taxes are levied and collected by center were distributed between center and state। मतलब जो टैक्स है वो लगाए और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन सेंटर और स्टेट में, मतलब बंटवारा हो जाता है सेंटर और स्टेट का। ये आर्टिकल है 70। ये मैटर जो दिया है वो आर्टिकल 270 में दिया है। अगला क्वेश्चन, द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिल्कुल करेंगे, कन्वेंशन एंड प्रैक्टिस इस पे भी करेंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग इस पे भी करेंगे। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये फेडरल पॉलिसी इन्वॉल्व, फेडरल पॉलिसी क्या क्या मैटर इन्वॉल्व करती है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिल्कुल। रिलेशन अमंग्स स्टेट, ये भी करेंगे। मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन, ये भी होगा। मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, ये भी होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये थोड़ा सा इजी चैप्टर है, जल्दी इसको फिनिश करते हैं। लगभग 45 क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से ही खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए रेजोल्यूशन पास अंडर क्लॉज ए, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 shall remain in force for a period not exceeding, 3 महीने एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 पर। आर्टिकल 249 क्लॉज में क्या दिया है आप ये देखो। According to Article 249 Clause 2, a law made by Parliament after a resolution passed under Article 249 Clause A by Council of State shall remain in force for such period not exceeding 1 year। मतलब 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगला, subject on which center state both can make law are mentioned in which of the following list। तो ये किसमें है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं 7th शेड्यूल में, क्योंकि 7th शेड्यूल में क्या दिया है, लिस्ट दिया है, तो वहां पर
सेंटर स्टेट के रिलेशंस को भी डिस्कस किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट 3 लिस्ट for the distribution of power between central state, which two article regulate the distribution। अब कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल 245 एंड 246। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, क्या डील करता है, कौन से मैटर 249 डील करता है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। किसमें? स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उससे ये आर्टिकल डील करता है। उसमें पार्लियामेंट की पावर क्या है स्टेट लिस्ट। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन, इस शेड्यूल में दिया है। तो अभी आपने देखा था कौन सा शेड्यूल था? शेड्यूल 7। इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर गिवन। सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 11। इसमें पार्ट 11, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला, in which in respect and center state relation between special and municipal relates। municipal क्या रिलेट करता है स्टेट से? ऑप्शन डी देखिए, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। क्या करता है? सेंट्रल कंट्रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग process। option B is correct। Who is the worst with the regulatory power in India? तो ये भी हम देख चुके हैं, ये रेगुलेटरी पावर किसके पास रहती है? पार्लियामेंट के पास। ये कौन सी पावर होती है? कौन से मैटर होते हैं जो भी सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में मैटर लिस्टेड नहीं होते हैं वो किसमें आ जाते हैं? रेगुलेटरी पावर्स में। ठीक है, और ये पावर किसको दी गई है? ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब यहां पर बात की गई है फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पार्ट 12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये देख लीजिए, पार्ट 10 में क्या किया है? शेड्यूल्ड and tribal areas। 11 relation between union and the state। 12 में financial, property, contract and suits। 13 में trade, commerce। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following article of Indian Constitution provides that it shall be the duty of Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? ठीक है, इमरजेंसी वाले प्रोविजन पे जाइए। ये किसमें दिया गया? आर्टिकल 355। ये इमरजेंसी प्रोविजंस में है। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द रेजिडुअरी पावर, ये फिर से पूछा गया किसके पास रहता है? यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास। ठीक है, आप पार्लियामेंट में लिखा हो तो पार्लियामेंट लगा दीजिए, अगर नहीं लिखा है तो यूनियन गवर्नमेंट लिखा है तो यूनियन गवर्नमेंट आप आंसर लगा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइस फॉर securing cooperation and coordination between states in India? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बिल्कुल होता है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस इसमें भी होता है, जोनल काउंसिल ये और इंटर स्टेट काउंसिल इसमें ये चीज मैटर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Which article among the following says that Indian Constitution provision about interstate relation? इंटरस्टेट रिलेशन किसमें लिया है? 263 में। ये तो आर्टिकल सबको रटा होता है, जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको आर्टिकल 263 हमें बिल्कुल रटा होगा कि इंटर स्टेट रिलेशन किसमें लिया है? आर्टिकल 263 में। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? क्या सोर्स है इंटर स्टेट काउंसिल का? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स होगा इसका भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism? देखो, इंडियन फेडरलिज्म में जो यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी क्या कौन प्रमोट करता है? इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बिल्कुल करेगा। फाइनेंशियल कमीशन है, रीजनल काउंसिल ये भी करेंगे। यूनिटरी सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विस ये भी करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल हैज सेट अप इन इंडिया? किसके, आपको पता होगा इंटर स्टेट काउंसिल के लिए सबसे फेमस कमीशन कौन है? सरकारिया कमीशन। कौन सा? सरकारिया कमीशन है फेमस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल कब बनी थी? आपको ये बताना है, ठीक है। अब आप जल्दी से ये ऑप्शंस देखिए और उसमें कौन सा करेक्ट है वो बताइए। कब बनी थी? 8 अगस्त 1995 को। कब? 8 अगस्त 1995 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a feature of a zonal council? जोनल काउंसिल का कौन सा एक फीचर नहीं है? ठीक, कौन सा एक फीचर नहीं है जोनल काउंसिल का? तो देखो, जोनल काउंसिल जो है ना बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। यही एक ऑप्शन है जो गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5 टोटल काउंसिल है सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1995। क्योंकि जोनल काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी अब कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं स्टेबलाइज की गई थी। उसका कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेबलाइज की गई होती तो उसका कोई ना कोई आर्टिकल होता। यहाँ तो ऐसा है नहीं, ठीक है। ये स्टेबलाइज हुई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से, ठीक है। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत होगा। यही आपका आंसर है। इट इज एन ऑटोनोमस, इट इज ए एडवाइजरी बॉडी। बिल्कुल सही है, एडवाइजरी बॉडी ही है जोनल काउंसिल। चंडीगढ़ आर नॉट ए स्टेट जोनल काउंसिल, ये भी सही। अगला क्वेश्चन, Who among the following is empowered to stabilize inter-state council? कौन empowered है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी इंटर-स्टेट काउंसिल को स्टेबलाइज करते हैं, उन्हीं के पास ये पावर होती है। Which of the following is not matched properly? कौन सा जो मैचिंग भी है इसमें से प्रॉपरली कौन सा मैच नहीं कर रहा है? यूनियन पार्लियामेंट्री पावर एक्ट adjuncted in inter-state water dispute article 262 of the constitution बिल्कुल सही है। और not properly match, मैचिंग भी कहाँ पर है? छोड़ दो क्वेश्चन भाई, इसमें प्रॉपरली मैच पूछा है लेकिन मैचिंग तो यहाँ पर दी नहीं है। छोड़ो। अगला क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल में भी स्टेबलाइज कौन करता है? भाई प्रेसिडेंट करता है, ये तो देख लिया। जोनल काउंसिल और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जोनल काउंसिल को कौन बनाता है?
रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही बना सकती है, ठीक है। रेजोल्यूशन से कोई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विच डिफेंस टू रीजनल काउंसिल इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर, कौन सा स्टेटमेंट सही है? द काउंसिल एक्ट एज सब फेडरली ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। अगला, the council paved the way for cooperation and integration among the states in Indian federal system. So option C is correct. Option C is correct. दोनों स्टेटमेंट दिए थे वो सही स्टेटमेंट है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट असर्शन में क्या दिया है? देयर हैज बीन ए ग्रोइंग डिमांड फॉर ए रिव्यू ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। द स्टेट हैज नो एडिक्वेट रिसोर्स टेक अप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है इसका दिया हुआ वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। In which of the following year the Sarkaria Commission, which was empowered to recover change in center-state relation, submit its report? Center state कब सबमिट की थी? तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे गलत दिए हैं। तो दो, the Sarkaria Commission was set up for review और रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट रिलेशन के सरकारिया कमीशन का किस लिए बना था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए। Who of the following as a member of सरकारिया कमीशन? इसमें से कौन, जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन एक सरकारिया कमीशन का मेंबर था? डॉक्टर एस आर सेन जो थे वो सरकारिया कमीशन के मेंबर थे। द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड, अब किससे रिलेटेड नहीं है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लेड डाउन दैट टैक्स कैन neither be levied or not collected without the authority of law? ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 2265 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। सरकारिया कमीशन हुआ सेट अप टू रिव्यू, फिर से वही आ गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को रिव्यू करने के लिए आया था। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये असंसद रीजन का क्वेश्चन फिर से आ गया। हाँ, सरकारिया कमीशन रिकमेंड दैट आर्टिकल 266 should be sparingly used. Political party that come to power, come to form the government at center which use the article 256. पहली बात तो आर्टिकल 256 से रिलेटेड है। देखो, जो आर्टिकल 256 है वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। अब आप समझो, जो दोनों स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं, जो जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है सेंटर में, वो 56 आर्टिकल का मिस यूज करने की कोशिश, 356 आर्टिकल का मिस यूज करने की कोशिश करती है। तो ये असम्पशन भी सही है और रीजन भी इसका सही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 41, इज ए स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन empowered अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक फॉरेन लोन डायरेक्टली? क्या कोई भी स्टेट जो इंडियन यूनियन में है उनको empower है, एक पावर है उनके पास कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री से लोन ले सके? तो ऐसा जो है वो नहीं कर सकता, स्टेट डायरेक्ट लोन नहीं ले सकता।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू स्टेट गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन असाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Which one of the following taxes is imposed and charged by the union but divided into union and state? ऐसे कौन से टैक्स हैं जो चार्ज किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में? तो ये ऑप्शन और टैक्स ऑन आइटम एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर इनकम, कोई भी आइटम को एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर वो सारे जो टैक्स है वो रिवेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया जाता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। Which commission advocate the establishment of permanent inter-state council called intergovernmental council? हिंदी है बेटा इंटर-स्टेट रिलेशन, मतलब सरकारिया कमीशन। ठीक है, कौन? सरकारिया कमीशन। अगर इंटर स्टेट रिलेशन की बात होती है तो हमें सीधे ऑप्शन लगाना है सरकारिया कमीशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया? कौन सा यूनियन और स्टेट रिलेशन से नहीं है? तो सरकारिया कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल है, राजमंडल कमेटी ये भी है, पंची कमीशन ये भी है, इंटर स्टेट काउंसिल में भी रिलेटेड है पंची कमीशन भी, लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता कमीशन है वो नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता कमीशन जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द टैक्स असाइन्ड इन इंडिया which of the following is a tax exclusively imposed and collected by state? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की उसको इम्पोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट की उसको कलेक्ट करती है। तो ऐसा टैक्स है लैंड रेवेन्यू। कौन सा? लैंड रेवेन्यू। तो यहीं पे आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।